नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो चलिए अब आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अप्लाइड मैकेनिक्स में कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नए चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा और नए चैप्टर को कवर किया जाएगा जो कि मूवमेंट है, हमारा आघूर्ण है। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा, अच्छे से समझा जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो टाइम टू टाइम हमारी मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले है हमारा अप्लाइड मैकेनिज्म में होता है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु होती है, ठीक है, मान लीजिए ये हमने वस्तु बनाई है, इस वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहा है, ये बल एफ फोर्स लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है, और ये वस्तु को एक ही दिशा में गति उत्पन्न कराता है। ठीक है, मान लीजिए ये फोर्स इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसको इस डायरेक्शन में ही मूव करा रहा है। तो ये जो मूवमेंट होगा, ठीक है, ये जो मोशन होगा, ये जो गति होगी, ये कैसी होगी? सरल रेखीय गति, जिसे हम लोग कहेंगे लीनियर मोशन। ठीक है, तो अगर किसी भी बॉडी पर, किसी भी पिंड पे, किसी भी वस्तु पर अगर इस तरीके से फोर्स लगे या इस तरीके से बल लगे कि वो वस्तु को एक ही दिशा में एक ही दिशा में गति कराए, एक ही दिशा में वो हमारी चलने लगे, वो बॉडी। ठीक, तो ऐसा जो मोशन होगा, ऐसी जो गति होगी, वो कहलाएगी सरल रेखीय गति। इसे कहेंगे हम लोग लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, आगे बात कर रहे हैं रोटेटरी मोशन की। रोटेटरी मोशन जो कि हम बात कर रहे हैं घूर्णन गति। तो जब भी किसी वस्तु को इस तरीके से फोर्स लग रहा है, ये मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु पे इस तरीके से फोर्स लगे कि ये जो फोर्स है ये वस्तु को घुमाने का प्रयास करे। ठीक है ना, किसी अक्ष पर, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक्सिस है, इस एक्सिस पर ये वस्तु हमारी घूमने लगे, तो ये जो मोशन होगा बॉडी का, वो मोशन कहलाएगा हमारा रोटेटरी मोशन, या कहेंगे घूर्णन गति। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, अगर हम लोग उदाहरण के लिए देखा जाए तो खिड़की होती, दरवाजे होते, तो इनमें क्या होता है, इनमें हमारे जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं, हम लोग बल लगाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये घूमने लगते हैं। खिड़की भी अपने अपने अक्ष पर घूमती है और दरवाजा भी अपने अक्ष पर घूमता है। तो इस तरह के जो मोशन होते हैं, जो गति होती है, उसे हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन या घूर्णन गति। ठीक है, तो कभी भी पूछ लिया जाए रोटेटरी मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, तो इस चीज़ों को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन को लीनियर मोशन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसको भी हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे आगे है क्या है, बल द्वारा किसी वस्तु या पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई बल किसी भी वस्तु को घुमाता है, ठीक है, यह टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, जिससे वो वस्तु हमारी घूमने लगती है, तो उसे हम लोग बल आघूर्ण भी कहते हैं या मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स का पूरा देख लीजिए। किसी दिए गए बिंदु पर बल का आघूर्ण उस बल और बल की क्रिया रेखा पर बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। इनका कहने का ये मतलब है कि किसी भी वस्तु पर अगर कोई बल लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये हमने वस्तु बनाई, इस वस्तु पर अगर कोई बल लग रहा है, ठीक है, तो और मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, वो पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है। तो सबसे पहली बात होती है इस पॉइंट पे हम उसका क्या निकालेंगे, मूवमेंट। तो मूवमेंट कैसे निकलेगा, इस पे, इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स और इस पॉइंट से इस वस्तु की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि ये होगी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा एफ। तो इस ओ पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे एम एट पॉइंट ओ बराबर एफ इंटू डी। ये हमारा क्या हो जाएगा, मूवमेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? तो जब भी हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं और वो घूमने की प्रवृत्ति होती है, तो उसे मूवमेंट कहते हैं। और उसको मूवमेंट का निकालने का तरीका क्या होता है, जिस बिंदु से हम लोग निकालेंगे मूवमेंट, ठीक है ना, तो जिस भी वस्तु पर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की उस अक्ष से लंबवत जो दूरी होगी, उसका जो गुणनफल होगा फोर्स का और जो लंबवत दूरी का, वही हमारा क्या होगा, मूवमेंट होगा। देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा फॉर्मूले के थ्रू। बलागुण क्या होता है, किसी भी वस्तु को, बलागुण क्या होता है, बल इंटू बिंदु से बल की लंबवत दूरी, एम बराबर बल इंटू लंबवत दूरी, जिसे हम लोग लिखते हैं एफ इंटू डी। डी क्या हो जाती है, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एफ एम बराबर एफ इंटू डी। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक। तो देखिए अभी आगे हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन ऑफ
मूवमेंट्स की। तो साइन कन्वेंशन और मूवमेंट की बात की जाए तो दो तरह के हमारे साइन कन्वेंशंस होते हैं मूवमेंट के। एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी हम किसी भी वस्तु पर फोर्स लगता है, मान लीजिए ये हमारा बीम लगा है, ठीक है, ये फिक्स सपोर्ट के साथ हमारा क्या है, अटैच है। तो जब भी हम किसी वस्तु पर, इस वस्तु पर अगर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो जब इस वस्तु पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इस वस्तु पर फोर्स लगाते ही या तो बीम हमारा इस डायरेक्शन मूव करेगा, और अगर फोर्स नीचे से लगाओगे तो बीम हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन मूव करेगा। तो मूवमेंट हमारा एक होता है क्लॉकवाइज, ये जो क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन क्या होती है हमारी, क्लॉकवाइज होती है, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज होती है और ये वाली एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये होगी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो रहा है। क्योंकि घड़ी की सुई की दिशा में जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है, और घड़ी की विपरीत दिशा में हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। यदि बल पिंड को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो आघूर्ण दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज होता है, इसे ऋणात्मक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, मीन्स घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा कैसे होती है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होती है घड़ी की सुई की दिशा। तो अगर इस डायरेक्शन पे हमारा मूवमेंट डेवलप हो रहा है तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चनों में जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसमें माइनस प्लस की गलती बहुत होती है। ठीक है, और अगर कभी भी बल किसी भी वस्तु को अगर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मान लीजिए ये क्या हो गया, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो इसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। इसका जो मूवमेंट डेवलप होगा वो मूवमेंट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। और क्लॉकवाइज का मूवमेंट हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये मूवमेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फिगर के थ्रू समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये बीम हमारी है, ये बीम हमारा दो हिंज सपोर्ट के थ्रू अटैच है। यहाँ पर देख सकते हैं ये दो हमारे हिंज सपोर्ट हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। एक लोड हमारा W1 लग रहा है, दूसरा लोड हमारा W2 लग रहा है। ठीक है, अब ये दोनों लोड लग रहा है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात है, अगर ए पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, ए पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज है, कौन सा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो ए पॉइंट से देखने पर क्या मिलेगा, ये जो W1 है, ये W1 यहाँ पर लग रहा है और इतनी दूरी पर लग रहा है। तो ये डिस्टेंस और ये फोर्स, और कैसे घुमाएगा, इस तरीके से घुमाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये W1 का मूवमेंट इस तरीके से होगा, क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की सुई की दिशा में। ऐसी सेम W2 की बात की जाए तो ये डिस्टेंस और ये फोर्स, ठीक है, किधर घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे, तो ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब ये आरबी की बात की जाए, आरबी ऊपर क्यों लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, डिस्टेंस ये है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखिएगा, W1 का क्लॉकवाइज है, W2 का भी क्लॉकवाइज है, लेकिन आरबी का क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है बिंदु ए से देखने पर W1 का आघूर्ण क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे। W2 का आघूर्ण क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इसे भी नेगेटिव लेंगे। सपोर्ट जो RB है इसका आघूर्ण हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है इसमें। ऐसे ही अगर हम बिंदु बी पर देखें, मैंने यहाँ पे केवल बिंदु ए का लिखा है, बिंदु बी पर देखने पे क्या होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये फोर्स हो जाएगी, तो कैसे घुमाएगा, ये घुमा रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो पॉजिटिव लेंगे। अगर W1 की बात करी जाए, ये डिस्टेंस हो गई, ये फोर्स हो गया, घुमाएगा कैसे, ऐसे घुमाएगा, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगा। और RA की बात करी जाए तो RA ऊपर क्यों लग रहा है, इस डायरेक्शन से, तो ये डिस्टेंस हो गई, ये डायरेक्शन हो गई इसकी फोर्स की, तो ये हो गया हमारा मूवमेंट, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि तुम बिंदु कौन सा देख रहे हो। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है इसमें। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड ऑन ए बीम। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि बीम पर या धरन पर कई तरह के लोड लगते हैं। इसमें पहला होता है पॉइंट लोड। ठीक है, पॉइंट लोड क्या होता है, जैसे ये बीम है, किसी पॉइंट पर लोड लग रहा है, ये पॉइंट पर लोड लगे, ये ए पर एक पॉइंट पर लोड लग रहा है, बी पर लग रहा है, ठीक है, सी पे लग रहा है, डी पे लग रहा है, तो इस तरह के लोड हमारे पॉइंट लोड कहलाते हैं। ठीक है, वह भार धरन के किसी भी बिंदु पर क्रिया करता हुआ माना जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है या किलो न्यूटन होता है। ठीक है, आप फिगर से देख सकते हैं, ये फिगर पे मैंने ये बीम बना रखी है, बीम के ऊपर दो लोड लगे हैं, W1 और W2। ठीक है, ये W1 है, ये W2 है।
ये पूरी लेंथ पे लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों हमारे क्या है, रोलर सपोर्ट हैं। तो रोलर सपोर्ट होंगे तो दोनों पे केवल वर्टिकल लोड हो। आगे हम समझाएंगे कि वर्टिकल लोड ही क्यों डेवलप होता है, ठीक है। तो ये लोड देखिए, आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ बनाना आना चाहिए कि बीम पे, बीम का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। जैसे ये बीम है, अगर इसका बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पे कौन कौन से लोड लग रहे हैं, बीम बना दिया, बीम पर एक W1, एक हमारा W2, और यहाँ पर हमारा रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे ए पॉइंट मानोगे तो ये रिएक्शन RA, यहाँ पर भी एंड पर ये देखिए रोलर सपोर्ट है, अगर इसे बी पॉइंट मानोगे तो ये भी RB, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम सभी को बनाने आना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे, ठीक है। जिनको भी नहीं आता है फिर से देख लें, फिर से सीख लें। इसका कैसे बनेगा, ये बीम हो गया, बीम पर W1, ये W2, ये सपोर्ट यहाँ पे लगा है तो सपोर्ट पे रिएक्शन ऊपर की ओर, ये सपोर्ट लगा है तो सपोर्ट पे रिएक्शन ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे नाम कर लेंगे, W1 हो गया, W2 अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी RA प्रतिक्रिया, और ये प्रतिक्रिया कितनी हो जाएगी RB, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, पॉइंट लोड होता है, ठीक है। आगे डिस्कस कर रहे हैं, आगे क्या है हमारा ये, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, वह भार धन की कुल लंबाई पर समान रूप से लगता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर, ध्यान रखिएगा। इसका न्यूटन क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर या किलोमीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब देखिए ये बीम बनाई, बीम पे ऊपर हमने अपने ये UDL लगा रखा है, जो कि W किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये। बाकी टोटल लेंथ हमारी बीम की L है, दो सपोर्ट लगे हैं हमारे, ये रोलर सपोर्ट लगा है, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। ये बीम हो गई हमारी, बीम पे ये फोर्स हो गया सपोर्ट पे, ये सपोर्ट पे फोर्स हो गया, और ये टोटल पूरे लेंथ पे लग रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग ने, और ये समान रूप से लगता है, ध्यान रखिएगा। जो भी UDL होता है, नाम ही है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मीन्स हर एक पॉइंट पे या पूरी बीम की लेंथ पे, पूरी बीम की लंबाई पर एक समान रूप से ये लोड लगता है। और लोड कैसे लगता है, पर यूनिट मीटर पे लगता है, ध्यान रखिएगा। इसका मात्रक आप देख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर, मतलब न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक होता है लोड का, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट देखिए हमारा है, नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड क्या होता है, वह भार धन की कुल लंबाई पर समान रूप से नहीं लगे होते हैं, इनका मान धरण के प्रत्येक बिंदु पर बढ़ता है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, एक इस तरह मतलब कुछ धरण पे कुछ इस तरह के बल लगते हैं जिनका मान समान रूप से समान रूप नहीं होता है, उनका मान क्या होता है, बढ़ता रहता है। जैसे ये बीम पर आप देख सकते हैं, ट्रायंगल तरह का लोड अगर लग रहा है, तो ट्रायंगल तरह का लोड तो इस पॉइंट पे कम, यहाँ इस पॉइंट पे उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, और सबसे एंड पॉइंट पे सबसे ज़्यादा। तो इस तरह के जो लोड होते हैं उसे UVL कहते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिन पर लोड क्या होता है, पूरे बीम पर बदलता रहता है, ठीक है। कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, बीम बना दिया, बीम के ऊपर दोनों एंड्स पर सपोर्ट बना दिए, और सपोर्ट बनाने के बाद ये W किलो न्यूटन पर मीटर, ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी लोड कितना है, W है, जो कि किलो न्यूटन पर मीटर पर ही लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इस पे एक्चुअल लोड कितना लग रहा है, बीम पर टोटल लोड कितना लग रहा है इस ट्रायंगल की वजह से, तो इसका कैसे निकालेंगे। ये क्या है, हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो हाफ बेस कितना हो गया इसका L, और इंटू हाइट कितनी हो गई W, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टोटल लोड जो बीम के ऊपर लग रहा है, इट इज टोटल लोड, ठीक है ना। ये होगा एक्चुअल लोड जो पूरे बीम पर लगेगा, ध्यान रखिएगा। कभी भी लोड W मत लिख दीजिएगा, कि अगर हम कहें बीम पर टोटल लोड कितना लग रहा है तो आपने लिख दिया बराबर W, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका लोड कितना होगा, इसके एरिया के बराबर, इसका जितना क्षेत्रफल होगा ट्रायंगल का, हाफ W इंटू L, यही फोर्स लगेगा पूरे बीम पर, ठीक है ना। और ये बीम पर फोर्स जो भी लगेगा वो किसको बैलेंस करेगा, ये वाले सपोर्ट को बैलेंस करेगा, और ये दोनों को सपोर्ट को बैलेंस करेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है इसमें। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, पहला होता है हमारा फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट क्या होता है,
फिक्स सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट होता है जो किसी बीम को दोनों ओर या तो रेखीय विस्थापन या घूर्णी विस्थापन का विरोध करता है। मीन्स ना तो रेखीय विस्थापन करने देता है, ना ही घूर्णी विस्थापन मीन्स रोटेटरी मोशन करने देता है, दोनों मोशन करने नहीं देता है। लेकिन देखिए, जैसे आपने इस फिगर को समझिए, इस तरह से अगर बीम लगा होगा तो बीम पे ये जो लगा सपोर्ट, ये कैसा सपोर्ट है हमारा? फिक्स सपोर्ट है। मीन्स बीम को ना तो ये घूमने देगा, ना ही इसे आगे बढ़ने देगा, ना ही इसे पीछे घूमने देगा। ठीक है, तो इस तरह का जो सपोर्ट होता है तो ये कहलाता है हमारा फिक्स सपोर्ट। तो अगर हम फिक्स सपोर्ट को हटा दें, ठीक है, तो अगर इस बीम को फिक्स सपोर्ट से अलग कर दें तो बीम पर क्या होती है? रिएक्शन डेवलप होती है। एक होती है हमारी एक्स डायरेक्शन में, जिसे हम लोग लिखते हैं आर एक्स। एक होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसे लिखते हैं आर वाई। और तीसरा क्या होता है? मूवमेंट डेवलप होता है, एम जेड। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक ये रिएक्शन आर एक्स, ये रिएक्शन आर वाई, और ये रिएक्शन एम जेड, सॉरी मूवमेंट एम जेड। ठीक है, तो जब भी फिक्स सपोर्ट होते हैं तो फिक्स सपोर्ट को जब भी हटाएंगे तो उस पर दो रिएक्शन फोर्स डेवलप होती है और एक मूवमेंट डेवलप होता है। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी फिगर आ जाए और फिगर में हमसे पूछा जाए कि फिक्स सपोर्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो फिक्स सपोर्ट को तुरंत हटा दीजिए और उस पर तीन फोर्स दिखा दीजिए। दो रिएक्शन फोर्स होगी, प्रतिक्रिया आर एक्स आर वाई, और तीसरा मूवमेंट होगा एम जेड, आगू। ठीक है, क्लियर हो रहा है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट देख लीजिए, इस तरीके का होता है। अगर आपको इस तरह से बीम पे लगा हुआ दिखाई दे जाए तो ये हमारा क्या होगा? हिंज सपोर्ट होगा। ठीक है, इस सपोर्ट में धरन केवल घूम सकता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो सपोर्ट होंगे इसमें केवल बीम क्या होगा? रोटेटरी मोशन कर सकता है, घूम सकता है। इस सपोर्ट में प्राप्त प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये इस तरह से हमारा सपोर्ट लगा, सपोर्ट को तुम हटाओगे तो सपोर्ट को हटाने पर इसमें केवल दो रिएक्शन डेवलप होगी, एक एक्स दिशा में जिसे हम लोग लिख रहे हैं आर एक्स, और दूसरी वाई दिशा में जिसे हम लोग लिखेंगे आर वाई। दोनों प्रतिक्रिया बल हमारी डेवलप होगी। इसमें ध्यान रखिएगा, कोई मूवमेंट डेवलप नहीं होगा जब भी हिंज सपोर्ट होगा या पिन सपोर्ट होगा। ठीक है, इस तरह के जो सपोर्ट होंगे इस पे केवल एक रिएक्शन फोर्स एक्स डायरेक्शन में, एक रिएक्शन फोर्स वाई डायरेक्शन में, और बाकी लोड हमारा डब्ल्यू लगी रहा है वो लगता रहेगा। ठीक है, फिगर देख सकते हैं, आपको फ्री बॉडी डायग्राम हमने हिंज सपोर्ट का इसका बनाया हुआ है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। और ऊपर वाला हमारा किसका है? फिक्स सपोर्ट का है ये। ठीक है, ये फिक्स सपोर्ट का फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, हमारा है नेक्स्ट है रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट किस तरीके का होता है? जैसे मान लीजिए ये बीम है, इस बीम के ऊपर हम लोग ने ये लगा दिया, ये बना दिया, तो ये हमारा क्या होता है? रोलर सपोर्ट होता है। इस सपोर्ट में क्या होता है? इस सपोर्ट में क्या होता है कि जो धरन होता है वो क्षैतिज दिशा में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है? विस्थापित हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? रोलर सपोर्ट में हमारा मूवमेंट हमारा एक्स डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें क्या होगा? केवल एक रिएक्शन डेवलप होगी सपोर्ट को हटाने पर, वो केवल आर वाई। ध्यान रखिएगा, ओनली, जो भी केवल 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 वाई डायरेक्शन में ही हमारा क्या होगा? रिएक्शन डेवलप होगा। ठीक है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, और बाकी लोड हमारा यहाँ डब्ल्यू लगता रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों सपोर्ट आप ध्यान रखिएगा, तीनों सपोर्ट आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ बीम्स। बीम कितने प्रकार की होती हैं? बीम जो होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम कैसा होता है? जैसे मान लीजिए ये बीम बनाया, बीम के ऊपर एक फिक्स सपोर्ट इस तरीके से लगा दी, तो ये हमारा क्या होता है? कैंटिलीवर बीम होता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से अगर हमने बना दिया तो ये हमारा कैंटिलीवर है, जिसकी एक एंड हमारी फिक्स होती है और दूसरी एंड फ्री होती है। ठीक है ना, एक एंड पूरी तरह से फिक्स होता है, ये एंड फिक्स है, ये एंड हमारा क्या है? फ्री है, ये फ्री एंड है। तो इस तरह के बीम जो होते हैं वो हमारे कैंटिलीवर बीम होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ फिगर बना रखा है, क्लियर हो रहा है इसमें? ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम इस तरह के बीम होते हैं जिनमें केवल वर्टिकल रिएक्शन के थ्रू सपोर्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये जो सपोर्ट मिल रहा है ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट कैसा है? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यूज में लिया जाता है। तो जितने भी रोलर सपोर्ट होते हैं, ठीक है, या हिंज सपोर्ट होते हैं, वह सारे सपोर्ट किस में आते हैं? हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग
फिक्स्ड बीम की, फिक्स्ड बीम क्या है, जिसके एंड्स फिक्स्ड होते हैं पूरी तरह से बीम के, जैसे यहाँ पर हम लोग ने एक सपोर्ट लगा दिया, यहाँ पर भी फिक्स सपोर्ट लगा दिया, तो इस तरह के बीम हमारे फिक्स्ड बीम कहलाते हैं, जिनके दोनों एंड क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम इस तरह की बीम होते हैं जो सपोर्ट पे तो अटैच होते हैं, लेकिन उनका कुछ पार्ट क्या करता है, हैंग करता है। जैसे आप देख सकते हैं इस एंड पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये जो पोर्शन है बीम का, ये पोर्शन क्या करेगा, हैंग कर जाएगा। ठीक है। एक तरह से इधर की ओर ये टिल्ट होने लगेगा या घूमने लगेगा। तो इस तरह के जो बीम होते हैं जिनके एंड्स पर सपोर्ट नहीं होता पूरी तरीके से, एंड्स पे सपोर्ट नहीं होता, उनका कुछ पार्ट क्या होता है, हैंग करता है, तो ये हमारे ओवर हैंगिंग बीम होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। तो ये सारे हमारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ बीम हैं। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग वेरिग्नॉन्स थ्योरम। वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या होती है, किसी भी बिंदु पर परिणामी का आघूर्ण उसी बिंदु पर स्थित दो समतलीय बलों के आघूर्ण के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। तो किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ये बिंदु हमने ओ माना, इस बिंदु पर अगर किसी भी बल का दो बल लग रहे हैं, मान लीजिए पी लग रहा है और क्यू लग रहा है, और इन दोनों का हमें क्या निकालना है, इन दोनों का हमें निकालना है, इन दोनों का हमें निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट। ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट ये आर हो जाएगा। देखिए फिर से हमको दिखा दे, ये है फोर्स है पी, ये फोर्स है क्यू, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये है आर। ठीक है। तो अगर हमें अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट है ओ, इस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है, तो इस पॉइंट पे जो मूवमेंट होगा, ठीक है ना, तो आर जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसका जो मूवमेंट होगा ओ पॉइंट पे, वो किसके बराबर होगा, वो दोनों पी और क्यू फोर्स के सम के, या एल्जेब्रिक सम, मूवमेंट के दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है। मीन्स मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ फोर्सेस पी एंड क्यू अबाउट पॉइंट ओ। इसको फिगर के थ्रू समझिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा है, ये मैंने बनाया है, देखिए यहाँ पर ये लाइन ए बी है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है पी, और इसी लाइन पर लग रहा है क्यू फोर्स। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पी फोर्स है, ये क्यू फोर्स है, ओ पॉइंट पर हमें क्या निकालना, मूवमेंट। तो ओ पॉइंट पर मूवमेंट कैसे निकालेंगे, अब देखिए पी और क्यू का रिजल्टेंट ये आर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए भी हमने बना दिया लाइन, एक ये हमारी पी क्यू, ये क्यू फोर्स का लाइन बन गया, ये पी फोर्स का बन गया, इसको हम लोग पैरेललोग्राम में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आर। ठीक है। और ये ओ पॉइंट, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये डॉटेड लाइन बना के सी से अटैच करा देंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। आप फिगर से देख सकते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। ठीक है। तो हमें अब पता लगाना है कि वेरिग्नॉस थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है कि वेरिग्नॉस थ्योरम जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो ओ पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है, तो ओ पॉइंट पे मूवमेंट पी का कितना होगा, ये पी फोर्स ए बी लाइन पे लग रहा है, ए बी लाइन पे लग रहा है, ओ पॉइंट पे और निकालना है, तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए ओ बी। ठीक है। तो बिंदु ओ के सापेक्ष बल बी का आघूर्ण कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटू ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक, अब ये कैसे हो गया, देखिए समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने हम लोग ने इसका ट्रायंगल बनाया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 8 है इसकी लेंथ 6 है। अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आएगा, एरिया किसके बराबर होगा, हाफ इंटू 8 इंटू 6। ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारा 24। क्लियर हो गया। और अगर ओ पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे अगर मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे मूवमेंट कितना हो जाएगा हमारा, मूवमेंट हो जाएगा 8 इंटू 6, मीन्स 48। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल का एरिया आया है, ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो कितना है, ये 24 है और ये 48 है, मीन्स जस्ट आधा है। ठीक है। या ट्रायंगल का अगर एरिया डबल कर दें वो मूवमेंट के बराबर आ जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो जो मूवमेंट होगा वो ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है। ऐसे ही बिंदु ओ के सापेक्ष बल क्यू का आघूर्ण कितना होगा, ट्वाइस इंटू ट्रायंगल ए ओ सी। ये है ना, ये फोर्स है, ये ए है, ये सी है, ये ओ है। तो इन दोनों को मिलाने पर ये ट्रायंगल का एरिया का ट्वाइस कर देंगे तो मूवमेंट हमारा ओ पॉइंट पर आ जाएगा क्यू का। ठीक है ना,
क्लियर हो रहा है बेटा? अब देखिए आगे चल रहे हैं हम लोग। बिंदु ओ के सापेक्ष आर का जो आघूर्ण होगा, आर का आघूर्ण कितना होगा? आर का आघूर्ण देखिए, आर का जो आघूर्ण होगा, आर कहाँ ये लग रहा है, तो इसका ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ए ओ डी। तो ट्वाइस इंटू ट्रायंगल ए ओ डी। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल जो ए ओ डी है, ये है ना ए ओ डी, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल ए ओ सी प्लस ट्रायंगल ए सी डी। क्लियर हो रहा है? ये चीज़ मैंने लिख दी यहाँ पर। इसके बाद जो ट्रायंगल ए सी डी है वो ट्रायंगल ए बी डी है। ए सी डी, ये जो ट्रायंगल है ये ए बी डी के बराबर है। ठीक है, ए बी डी ये ट्रायंगल के बराबर, देखिए आप फिगर में देखिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ए सी डी ए बी डी के बराबर क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के बेस सेम है, तो बेस सेम होते हैं तो जो भी ट्रायंगल बनता है वो ट्रायंगल हमारा क्या होता है? सारे ट्रायंगल्स हमारे सेम होते हैं। परिणामी चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम जो है ए बी सी डी उसको दो भाग में बांट रहा है, इसीलिए जो ट्रायंगल ए सी डी होगा वो किसके बराबर होगा? ए बी डी के बराबर होगा। ट्रायंगल ए बी डी किसके बराबर है? ट्रायंगल ए ओ बी। ए बी डी जो है हमारा ए ओ बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज का बेस क्या है? सेम। तो बेस सेम होता है तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? मोमेंट जो आर था वो किसके बराबर है? ट्वाइस इंटू ट्रायंगल ए ओ डी। तो ट्वाइस इंटू ट्रायंगल ए ओ डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ट्वाइस ऑफ द ट्रायंगल ए ओ सी प्लस ए सी डी। इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, देखिएगा। ए ओ डी को लिख सकते हैं ए ओ सी, और ए सी डी को लिख सकते हैं हम लोग ए ओ बी। तो यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने ए ओ बी, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस थ्योरम से यहाँ पे इससे लिखा हम लोगों ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रायंगल ए सी डी ए बी डी के बराबर, और ए बी डी किसका? ए ओ बी। तो ए सी डी किसके बराबर होगा? डायरेक्ट ट्रायंगल ए ओ बी के बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो मोमेंट होगा ट्रायंगल, वो मोमेंट दोनों ए ओ सी और ए ओ बी के बराबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रूफ हो गया हमारा मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ आर किसके बराबर होगा? मोमेंट ऑफ फोर्सेस पी और क्यू के बराबर होगा। तो ये होता है हमारा वेरिग्नॉस थ्योरम। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? लीवर। लीवर क्या होता है? एक दृढ़ तथा सीधी रॉड जो एक स्थिर बिंदु पर घूम सकती है, लीवर कहते हैं। स्थिर बिंदु को आलम या टेक या सपोर्ट कहते भी हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी रॉड होती है या कोई भी दृढ़ रॉड होती है, वो अगर किसी स्थिर बिंदु पर घूमती है तो उसे हम लोग लीवर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लीवर का उपयोग करके किसी भी बल या प्रयास को लगाकर बोझ को उठाने और धकेलने का प्रतिरोध करने में किया जाता है। प्रयास तथा बोझ के आलम से दूरियां लीवर की भुजा कहलाती है। इसके उदाहरण क्या है? जैसे लीवर की बात करें, हैंडपंप की हत्ता। ठीक है, हैंडपंप आप सभी ने देखा है, हैंडपंप में जो लीवर लगा होता है जिसके थ्रू पानी निकालते हैं, वो क्या हमारा लीवर है। ठीक है, वो किसी स्थिर बिंदु के अबाउट क्या हो रहा है? वो किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है? घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, कील निकालने की हथौड़ी, कील निकालने की भी जो हथौड़ी होती है वो भी क्या होती है? किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या होती है? घूम सकती है। रेलवे में ट्रेन के लिए लाइन बदलने में, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे लीवर होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब लीवर हमारे देखिए दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल लीवर, दूसरा होता है कंपाउंड लीवर। दो तरह के लीवर्स होते हैं, सिंपल लीवर और कंपाउंड लीवर। सिंपल लीवर की बात कर रहे हैं, सिंपल लीवर भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लास वन लीवर, जिसे प्रथम वर्ग लीवर कहते हैं। दूसरा होता है हमारा द्वितीय वर्ग क्लास सेकंड लीवर। तीसरा होता है तृतीय वर्ग और क्लास थ्री लीवर। ठीक है, तो क्लास वन को समझिएगा। क्लास वन जो लीवर हमने दिखा रखा है, ये क्लास वन लीवर में क्या लिखा मैंने? इस प्रकार के लीवर में आलम सदैव बोझ और प्रयास के बीच होता है। ठीक है, इस प्रकार के लीवर में आलम बोझ और प्रयास के बीच होता है। जैसे कैंची होती है, बच्चों के पार्क का शीशा होता है, तुला होता है, या स्टील यार्ड होता है। इस तरह के जो कैंची जो होती है, आप देखिए कैंची में क्या होता है? लोड। कैंची हमारी जो होती है वो इस तरीके से होती है, बीच से अटैच होती है कैंची। ये वाला पोर्शन काटने वाला होता है, ये वाला पोर्शन हमारा पकड़ने का होता है। ठीक है, तो सेंटर पे क्या होता है? हमारा सपोर्ट होता है। सेंटर पे सपोर्ट होता है, आलम्ब होता है, और लोड एक तरफ होता है, और प्रयास हम लोग यहाँ से लगाते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल को देखिए, समझिए। क्लास वन लीवर जो हमने यहाँ पर बना रखा है, देखिए यहाँ पर देखिएगा। ये जो फिगर बना रखा हमने, ये किसका है? क्लास वन का है। इसमें देख सकते हैं जो सपोर्ट है हमारा, ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट हमेशा, ये हमारा पी क्या है? प्रयास है, और बी डब्ल्यू क्या है? लोड है। तो दोनों के बीच में होता है। तो जब भी सपोर्ट हमारा प्रयास लोड के बराबर, लोड प्रयास और एफर्ट
प्रयास और लोड के बीच में होता है, पी और डब्ल्यू के बीच में होता है। तो इस तरह के जो लीवर होते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्लास वन लीवर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्लास सेकंड लीवर। इस प्रकार के लीवर में बोझ सदैव प्रयास और आलम के बीच होता है। इस केस में क्या होता है, जो लोड होता है डब्लू, ठीक है ना, जो डब्लू होता है वो अब पी के बीच में और एफ के बीच में होगा। जैसे बॉटल का ओपनर होता है, बॉटल होता है, ओपनर होता है, सब्जी कटर होता है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, हमारे क्लास सेकंड लीवर के। देखिए यहाँ पर देखिएगा फिगर के थ्रू, ये हमारा फिगर है क्लास सेकंड लीवर का। इसमें देखिए जो लोड लग रहा है वो हमारा किसके बीच में है, ये सपोर्ट के बीच में है, और पी जो एफर्ट हमारा लग रहा है, प्रयास जो लग रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह के जो लीवर होते हैं वो हमारे क्लास सेकंड लीवर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तृतीय क्लास थर्ड लीवर। इस प्रकार के लीवर में प्रयास लोड बोझ के और आलम के बीच होता है। इस केस में क्या हो जाएगा, प्रयास बचा था, प्रयास हमारा जो पी लग रहा है वो डब्ल्यू और एफ के बीच में होगा। जैसे रोटी सेकने का चिमटा होता है, हाथ से बोझ उठाना, तथा हाथ से ढकेलने वाली एक पहिया की ट्रॉली। तो ये सब किसके अंतर्गत आती है, हमारी क्लास थर्ड लीवर के अंतर्गत आती है। देखिए यहाँ पर ये देखिएगा फिगर के थ्रू, ये फिगर बना रखा हमने। इस फिगर में क्या है कि जो पी लग रहा है ये एक तो सपोर्ट और दूसरा लोड दोनों के बीच में लग रहा है। तो इस तरह के जो लीवर होते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्लास थ्री लीवर। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है, रोटी सेकने का चिमटा, हाथ से बोझ उठाना, तथा धकेलने वाला हाथ से धकेलने वाले एक पहिए की ट्रॉली। ठीक है, क्लियर हो रहा है इसमें। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग कंपाउंड लीवर। कंपाउंड लीवर क्या होता है, अनेक यंत्र विन्यासों में अधिक लीवर प्राप्त करने के लिए यौगिक लीवर का प्रयोग किया जाता है। ये दो या दो से अधिक सरल लीवर का संयोजन। ठीक है, तो कंपाउंड लीवर क्या होते हैं, जो हमारे सिंपल लीवर्स होते हैं वो उनका यूज़ करके, ठीक है, उनका यूज़ करके हम लोग कंपाउंड लीवर बनाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी मैकेनिज्म होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो उनमें कई सारे लीवर्स का प्रयोग किया जाता है और कंपाउंड लीवर बना जाता है। तो अनेक यंत्र मैकेनिज्म में अधिक लीवर लाभ प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीवर का एडवांटेज को प्राप्त करने के लिए हम लोग यौगिक लीवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यौगिक लीवर का जो लाभ होता है वो पहले लीवर का लाभ इंटू दूसरे का लाभ इंटू जितने भी लीवर लगे होंगे। यहाँ पे मैंने दो का लिखा, डॉटेड डॉटेड मेंशन कर दिया, मीन्स अगर यहाँ पे चार लीवर लगे होंगे तो चारों का लाभ गुणा कर देंगे चारों के लाभ से, और हमारा यौगिक लीवर का लीवर लाभ आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आज मैंने सारे टॉपिक्स कवर, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और हमने अपने इसी इसी के इसी वीडियो के नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल पोस्ट कर दिया है। इस टेलीग्राम चैनल पर भी आप आके डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू अटैच हो सकते हैं और हमारा आंसर्स आप वहाँ पर भी टेलीग्राम चैनल पर भी बता सकते हैं। तो एमसीक्यू मैंने 3 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं आपको। कोई बल अपनी रेखा पर बिंदुओं पर केवल डैश गति करता है, तो डैश में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, बल द्वारा की प्रवृत्ति को आघूर्ण कहते हैं, तो डैश को आंसर बताना है, चार में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। बल के आघूर्ण को प्रयोग किया जाता है तो किसी कौन सा हमारा यूनिट होगा उसमें प्रयोग किया जाता है। तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, जो लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, सही सही आंसर बताएंगे, तो उनको भी हम लोग सही सही बता देंगे कि आंसर क्या है। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स, जिन लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है, ठीक है, तो मेरी वीडियो पे लाइक कर सकते हैं और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको ये वीडियोस हमारी डेली टाइम टू टाइम हमारी मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, ये एमसी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके इसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कीजिएगा, हम इसका आंसर आपको सही सही बताएंगे। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमने लिंक दे रखा, डायरेक्टली आप इस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के थ्रू मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसका टेलीग्राम चैनल पर। आप पहले ज्वाइन हो जाइएगा इस लिंक के थ्रू, और वहाँ पर आप हमें मेंशन कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई भी दिक्कत आती है आपको, ठीक है, वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं मेरे को, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसको
आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आगे है हमारा यही सेम, हमारा यहाँ टेलीग्राम चैनल ये दे रखा है, इसकी लिंक दे रखी है टेलीग्राम, और ये हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक भी दे रखी है आपके लिए। ठीक है ना, इस यूट्यूब लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर चैनल पर आपको हमारे डेली वीडियोस मैकेनिक्स के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जिस सब्जेक्ट्स के वीडियोस चाहिए वो हमारे इस चैनल पर आपको मिल सकते हैं। तो डायरेक्टली आप इस चैनल पर यहाँ से लिंक होके पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, बाकी हम बात करें हमारे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हिमांशु सर हैं, वो आपको ये चारों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सचिन प्रताप सर भी हैं, वो हम आपको सर्वेइंग, DRCS और डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको हम पढ़ाएंगे। सिविल में, सिविल डिपार्टमेंट में हमारे अंकित सर हैं, अंकित दत्त सर, ये ऑटो कैड, DRCS ड्राइंग, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, सिविल इंजीनियरिंग तीनों के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट बात की तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट आशीष सर आपके लिए ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, सर्विस, रिपेयर, बेसिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और अप्लाइड मैकेनिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इस बार। और इसके बाद हमारे अमित कुमार सिंह सर हैं मैकेनिकल से, वो भी कैड कैम, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग दोनों सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल में बात की जाए, इलेक्ट्रिकल में हमारे राशिद अली सर हैं, वो जनरल इंजीनियरिंग, बेसिक ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, तो ये चारों सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं राशिद सर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारे चारों पांचों सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुफराना अंसारी मैडम है, ये आपको इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी कंजर्वेशन कवर करेंगे। तो हमारे हमारे चैनल से आप जुड़ जाइएगा, और जिन जिन ब्रांच से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट्स के बारे में दिक्कत है वो हमें बताइएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से लिंक हो जाइएगा, यूट्यूब चैनल पर आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली वीडियोस हमारी मिलती रहेंगी। और सून वी आर ट्राइंग टू कवरिंग मोर सब्जेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, आगे हम धीरे धीरे आपके लिए जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है वो भी धीरे धीरे कवर करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको पूरा, हमने आपको पूरा लिंक प्रोवाइड कर रखा है, इस लिंक के थ्रू आप सब जुड़ जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इस लिंक के थ्रू आप दोनों जुड़ जाइए आप लोग सभी। और जो भी दिक्कत होती है, और या इस वीडियो से रिलेटेड, मेरे मैकेनिक्स के वीडियो से रिलेटेड, या पिछले मेरे सारे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर आइएगा, और हमारे पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर रहेगा, वहाँ पर आपके सारे डाउट्स को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।